अतीत को देखते रहना व्यर्थ है जब तक उस अतीत पर गर्व करने योग्य भविष्य के निर्माण के लिए कार्य ना किया जाए। दूसरों पर विश्वास ना रखकर स्वयं पर विश्वास रखो। आप अपने ही प्रयत्नों से सफल हो सकते हो, क्योंकि राष्ट्र का निर्माण अपने ही बलबूते पर होता है। हेलो एवरीवन, दिस इज प्रियंका और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। आज मैं ऐसे ही एक फ्रीडम फाइटर की बात करने जा रही हूँ। अभी जो मैंने कुछ पंक्तियां बोली थी वो उन्हीं के द्वारा लिखी गई हैं। उनके बारे में बताने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आज 28 जनवरी है और आज एक ऐसे ही महान पुरुष का जन्म दिवस है, तो चलिए उनके बारे में जानते हैं। वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें, पूरी अंत तक देखें ताकि आप उनके बारे में अच्छे से और जान सकें। भारत भूमि हमेशा से ही वीरों की जननी रही है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में ऐसे कई वीर हुए जिन्होंने देश को आज़ादी दिलाने में अपनी जान की भी परवाह नहीं की। ऐसे ही एक वीर थे शेर पंजाब, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के वह महान सेनानी थे जिन्होंने देश सेवा के लिए अपने प्राणों की आहुति तक दे दी और अपने जीवन का एक एक कतरा देश के नाम कर दिया। लाला लाजपत राय का जन्म 28 जनवरी सन 1865 को फिरोजपुर के दुधी के गांव में हुआ था, जो वर्तमान में पंजाब के मोगा जिले में स्थित है। वो मुंशी राधा कृष्ण आज़ाद और गुलाब देवी के पुत्र थे। मुंशी आज़ाद फारसी और उर्दू के विद्वान थे। लाला लाजपत राय की मां एक धार्मिक महिला थी जिन्होंने अपने बच्चों में मजबूत नैतिक मूल्यों को विकसित किया। उनके पारिवारिक मूल्यों ने लाजपत राय को विभिन्न विश्वासों की स्वतंत्रता की अनुमति दी। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल रेवाड़ी में प्राप्त की, जहां उनके पिता शिक्षक के रूप में पदस्थ थे। लाला लाजपत राय ने लॉ की पढ़ाई के लिए सन 1880 में लाहौर के गवर्नमेंट कॉलेज में दाखिला लिया। कॉलेज में रहते हुए वे लाला हंसराज और पंडित गुरुदत्त जैसे देशभक्तों और भविष्य के स्वतंत्रता सेनानियों के संपर्क में आए। उन्होंने लाहौर के गवर्नमेंट कॉलेज से कानून की पढ़ाई की और उसके बाद हरियाणा के हिसार में अपनी कानूनी प्रैक्टिस शुरू की। बचपन से ही उन्हें अपने देश की सेवा करने की इच्छा थी और इसलिए उन्होंने इसे विदेशी शासन से मुक्त करने का संकल्प लिया। सन 1884 में उनके पिता का रोहतक में स्थानांतरण हो गया, यानी ट्रांसफर हो गया था, और लाला लाजपत राय साथ आ गए। सन 1877 में उन्होंने राधा देवी से शादी की। 1886 में परिवार हिसार में चला गया, जहां उन्होंने कानून का अभ्यास किया। राष्ट्रीय कांग्रेस के 1888 और 1889 वार्षिक सत्रों के दौरान उन्होंने एक प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया। 1892 में उच्च न्यायालय में अभ्यास करने के लिए लाहौर चले गए। लाला जी ने कानूनी शिक्षा पूरी करने के बाद जंगराव में वकालत शुरू कर दी। इसके बाद वे रोहतक और फिर हिसार में वकालत करने लगे। आर्य समाज के सक्रिय कार्यकर्ता होने के नाते उन्होंने दयानंद कॉलेज के लिए कोष इकट्ठा करने का काम भी किया। वे हिसार नगर निगम के सदस्य चुने गए और बाद में वहां के सचिव भी चुन लिए गए। स्वामी दयानंद सरस्वती के निधन के बाद लाला जी ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर एंग्लो वैदिक कॉलेज के विकास के प्रयास के काम भी शुरू कर दिए। हिसार में लाला जी ने कांग्रेस की बैठकों में भी भाग लेना शुरू कर दिया और धीरे धीरे कांग्रेस के सक्रिय कार्यकर्ता बन गए। सन 1892 में वे लाहौर चले गए और 1897 और 99 में जब वे देश के कई हिस्सों में अकाल पड़ा तो लाला जी राहत कार्यों में सबसे अग्रिम मोर्चे पर दिखाई दिए। जब अकाल पीड़ित लोग अपने घरों को छोड़कर लाहौर पहुंचे तो उनमें से बहुत से लोगों को लाला जी ने अपने घर में ठहराया। उन्होंने बच्चों के कल्याण के लिए भी काफ़ी काम किए। जब कांगड़ा में भूकंप ने जबरदस्त तबाही मचाई थी तो उस समय लाला जी राहत और बचाव कार्यों में भी सबसे आगे रहे थे। अंग्रेज़ों ने जब 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया तो लाला जी ने सुरेंद्रनाथ बैनर्जी और विपिन चंद्र पाल जैसे आंदोलनकारियों के साथ हाथ मिला लिया। अंग्रेजों के इस फैसले की जमकर आलोचना भी की। उन्होंने देश भर में स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने के लिए अभियान चलाया। 3 मई सन 1907 को ब्रिटानिया हुकूमत ने उन्हें रावलपिंडी में गिरफ्तार भी कर लिया। रिहा होने के बाद लाला जी आज़ादी के लिए लगातार संघर्ष करते रहे। उन्होंने अमेरिका पहुंचकर वहां से न्यूयॉर्क शहर में अक्टूबर में सन 1917 में इंडियन होम रूल लीग ऑफ अमेरिका नाम से संगठन की स्थापना भी की। लाला जी प्रदेश में भी रहकर अपने देश और देशवासियों के उत्थान के लिए काम करते रहे। 20 फरवरी 1920 जब वे भारत लौटे तो उस समय तक देशवासियों के लिए वे एक नायक बन चुके थे। लाला जी ने सन 1920 में कलकत्ता में कांग्रेस में एक विशेष सत्र में भाग लिया। वे गांधी जी द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ शुरू किए गए असहयोग आंदोलन में कूद पड़े
जो सैद्धांतिक तौर पर रॉलेट एक्ट के विरोध में चलाया गया था। लाला लाजपत राय के नेतृत्व में यह आंदोलन पंजाब में जंगल में आग की तरह फैल गया और जल्द ही वे पंजाब का शेर या पंजाब केसरी जैसे नामों से पुकारे जाने लगे। लाला जी ने अपना सर्वोच्च बलिदान साइमन कमीशन के समय दिया था। स्वामी दयानंद सरस्वती के साथ जुड़कर उन्होंने पंजाब में आर्य समाज को स्थापित करने में भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। वे एक बैंकर भी थे, तो उन्होंने देश को पहला स्वदेशी बैंक दिया। पंजाब में लाला लाजपत राय ने पंजाब नेशनल बैंक, जिसे हम पीएनबी कहते हैं, भारत के पहले स्वदेशी बैंक की नींव रखी थी। एक शिक्षाविद के तौर पर उन्होंने दयानंद एंग्लो वैदिक विद्यालयों का भी प्रसार किया। आज देश भर में डीएवी के नाम से जिन स्कूलों को हम देखते हैं, उनके अस्तित्व में आने का बहुत बड़ा कारण लाला लाजपत राय ही थे। लाला लाजपत राय देश के उन अग्रणी नेताओं में से थे जिन्होंने ब्रिटिश राज के खिलाफ बेखौफ होकर सामने आए और देशवासियों के बीच राष्ट्रवाद की भावना का प्रसार किया। उस दौर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किसी भी मसले पर सरकार के साथ सीधे टकराव से बचती थी। लाला लाजपत राय ने महाराष्ट्र के लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और बंगाल के विपिन चंद्र पाल, जिसे हम आज लाल बाल पाल भी कहते हैं, के साथ मिलकर कांग्रेस के भीतर गरम दल की मौजूदगी दर्ज कराई। इन तीनों को उस वक्त लाल बाल पाल की त्रिमूर्ति के तौर पर भी जाना जाता था। बात करते हैं इनके जीवन का सबसे बड़ा विरोध, जिसे हम साइमन कमीशन के नाम से जानते हैं। बात है 30 अक्टूबर सन 1928 की, जब इंग्लैंड के प्रसिद्ध वकील सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक 7 सदस्यीय आयोग लाहौर आया। उसके सभी सदस्य अंग्रेज थे। पूरे भारत में भी इस कमीशन का विरोध हो रहा था। लाहौर में भी ऐसा ही करने का निर्णय हुआ। लाहौर महानगर बंद था, हर तरफ काले झंडे दिख रहे थे और गगनभेदी गर्जन साइमन कमीशन गो बैक, इंकलाब जिंदाबाद सुनाई दे रहा था। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय के नेतृत्व में बाल, वृद्ध, नर, नारी, हर कोई स्टेशन की तरफ बढ़ते हुए जा रहे थे। साइमन कमीशन का विरोध करते हुए उन्होंने अंग्रेजों वापस जाओ का नारा दिया तथा साइमन कमीशन का डटकर विरोध किया। इसके जवाब में अंग्रेजों ने उन पर लाठीचार्ज किया। उन्हें अपने ऊपर हुए प्रहार के बाद उन्होंने कहा, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भी था, उनके शरीर पर लगी एक एक लाठी अंग्रेजी साम्राज्य के लिए कफन साबित होगी। लाला लाजपत राय ने अंग्रेजी साम्राज्य का मुकाबला करते हुए अपने प्राणों की बाजी लगाई। उन्होंने अपने अंतिम भाषण में भी उन्होंने कहा, मेरे शरीर पर पड़ी एक एक चोट ब्रिटिश साम्राज्य के कफन की कील बनेगी। और इस चोट ने कितने ही उधम सिंह और भगत सिंह तैयार कर दिए, जिनके प्रयत्नों से आज हमें आज़ादी भी मिली। इसकी लाठियों और चोट की वजह से 17 नवंबर सन 1928 को उनका देहांत हो गया। देश ने लाला लाजपत राय के रूप में एक ऐसा नेता खो दिया था जो न सिर्फ युवाओं को संगठित कर सकने में माहिर था, बल्कि उनके काम निकालने के लिए सभी ऐसे गुण थे जैसे वह गरम दल में होने के बाद भी गांधी जी के प्रिय थे। शांति और शक्ति दोनों में वह काम निकालना जानते थे, लेकिन उनकी शहादत बर्बाद नहीं की गई और ना ही उनके कातिल अधिक दिन तक जी पाए। उनकी मृत्यु के 1 महीने बाद ही 17 दिसंबर सन 1928 को ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर सैंडर्स को राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह ने गोली से मारकर उड़ा दिया। ये थी कुछ जानकारी लाला लाजपत राय जी के बारे में। अधिक जानकारी के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक दे दिए हैं, आप वहां से भी देख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ।